नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर वहां पे टॉर्क। और लिखो टॉर्क को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला लिखो वहां पे इट इज द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स। हम इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स। जो भी टॉर्क है, टॉर्क का मतलब क्या है? फोर्स का टर्निंग अफेक्ट। अगर किसी बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी अभी हमारी कैसी है? रेस्ट में। जैसे अगर फैन की बात करें, फैन अभी कैसा है? रेस्ट में। जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो जो भी फैन था वो वहां पे रोटेट करता है कि नहीं करता है? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो बॉडी वहां पे रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी ने वहां पे टॉर्क क्या किया होगा? एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन में वहां पे कॉइल होती है, कॉइल से पास करता है करंट, और करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो वहां पे टॉर्क बनता है, जिसके कारण फैन क्या करता है? रोटेट करता है। तो टॉर्क करता क्या है? टॉर्क क्या कर रहा है? अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है तो उसको किस मोशन में लेके आ जाएगा? वो उसको लेके आ जाएगा रोटेशनल मोशन में। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और अगर हमने टॉर्क लगाया है तो टॉर्क के कारण बॉडी वहां पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसका उल्टा भी होता है। अगर कोई बॉडी पहले से ही क्या हो रही है? रोटेट कर रही है। अगर कोई बॉडी पहले से ही क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और कुछ टाइम बाद वो बॉडी कैसी आ रही है? रेस्ट में। तो इसका मतलब है कि इन दोनों केस में बॉडी ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा? टॉर्क। और इसका सिंबल इस तरह से होता है। तो यहां पे भी बॉडी पे टॉर्क बना होगा और यहां पे भी बॉडी पे क्या बना होगा? टॉर्क बना होगा। तो टॉर्क कर क्या रहा है? बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रोटेट करा देगा, और बॉडी पहले से ही रोटेट कर रही है तो उसको क्या करेगा? वो रेस्ट में लेके आएगा वहां पे। और ध्यान रखना, जो भी टॉर्क है, टॉर्क हमारा सिमिलर है किससे? फोर्स से। जैसे फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है? जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है? ट्रांसलेट, चलना स्टार्ट करती है। और बॉडी अगर पहले से ही चल रही है और फोर्स ऑपोजिट लगा दें तो बॉडी क्या होती है? रेस्ट में आ जाती है। तो फोर्स बताओ बॉडी की स्पीड को या तो बढ़ाता है या फिर क्या करता है? तो ध्यान रखना है, जब भी किसी बॉडी पे टॉर्क लगेगा तो टॉर्क के कारण वहां पे चेंज होगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क के कारण एंगुलर वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? चेंज होगी। या तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी या फिर क्या होगी? घट जाएगी। अब जैसे देखो यार, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉडी को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया। बताओ, जब बॉडी को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि स्पीड ऊपर की ओर है, लेकिन जो mg फोर्स है वो कहां है? तो जब फोर्स ऑपोजिट होता है तो स्पीड क्या होती है? कम होती है। इसका उल्टा कर दो, अगर बॉडी यहां पे है, इस पॉइंट से बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बॉडी को रिलीज करेंगे ये बॉडी वहां पे क्या होगी? नीचे आएगी। अच्छा, जब ये बॉडी नीचे आती है तो बताओ उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? तो v यहां पे इंक्रीज करता है और यहां पे v क्या करता है? अच्छा, यहां पे स्पीड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बताओ उसी डायरेक्शन में फोर्स है कि नहीं है? तो वेलोसिटी के अलोंग अगर फोर्स होगा तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा,
और अगर फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो वेलोसिटी को क्या करेगा? सेम चीज यहां पे होती है। अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, दो डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, सर्कुलर मोशन में ये चीज हमने पढ़ी है कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, मान लो यहां पे, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता था? जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, बताओ एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर था कि नहीं था? और उसका डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो हम राइट हैंड रूल यूज करते थे। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में फोर फिंगर कर्ल करो। बताओ यहां पे थंब कहां जा रहा है? इसको अगर तुमने बोल दिया x, इसको बोल दिया y, करो यार थंब को अंदर, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव z या नेगेटिव z? नेगेटिव z। यहां पे भी नेगेटिव z। अच्छा, अब बॉडी यहां पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही, नहीं रोटेट कर रही? और मैंने क्या बोला है? टॉर्क जो होता है वो सिमिलर टू फोर्स होता है। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन में, बताओ टॉर्क ओमेगा के डायरेक्शन में है कि नहीं? और यहां पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो टॉर्क ओमेगा के ऑपोजिट है कि नहीं है? तो फर्स्ट केस में तुम क्या बोलोगे? इसमें तुम बोलोगे कि जो ओमेगा रहेगा, बताओ वो इंक्रीज करेगा या नहीं इंक्रीज करेगा? भाई जिस तरह से v के अलोंग फोर्स होता है तो वो v को बढ़ाता है। तो ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा तो बॉडी की स्पीड क्या होगी? और जब हम कार में एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? इसका मतलब क्या हो गया कि जो टॉर्क रहा होगा, टॉर्क वहां पे क्या होगा? बढ़ा होगा वहां पे। अच्छा, यहां पे टॉर्क कैसा है? ऑपोजिट। तो ध्यान रखना, टॉर्क अगर ऑपोजिट होगा तो उस केस में जो एंगुलर स्पीड रहेगी वो वहां पे क्या हो रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। हाँ बोलो। रेगुलेटर काम नहीं करता है, रेगुलेटर कंट्रोल करता है। हाँ भाई, जो रेगुलेटर रहेगा वो क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वहां पे हम दो केस की बात कर रहे हैं। पहला जो केस है वहां पे हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं अबाउट अ पॉइंट। तो हम किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब जैसे इमेजिन करो कि यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे एक पॉइंट है या एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और टॉर्क हमेशा किसके कारण बन रहा है? टॉर्क हमेशा बन रहा है किसके कारण? फोर्स के कारण। अब मान लो यहां पे एक पॉइंट है ए, फोर्स किस पे लग रहा था? फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स किस पे लग रहा था? किसी पॉइंट पे लग रहा था। मान लो ये पॉइंट बी है, तो फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे और टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है किसके अबाउट? एट अबाउट पॉइंट ए। तो अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हम करते क्या हैं? जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना होगा वहां से फोर्स की ओर ड्रॉ करो एक पोजीशन वेक्टर आर। इतना समझ में क्या बोल रहा हूं? फोर्स जो रहेगा, फोर्स तो हम किसी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे होंगे और उस फोर्स का टॉर्क हमें किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट देखना है। तो फोर्स हमने लगाया है बी पॉइंट पे और इस फोर्स का हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं अबाउट पॉइंट ए। तो जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है वहां से अब तुम ड्रॉ करो एक पोजीशन वेक्टर आर। अब फॉर्मूला क्या दिया जाता है? अगर हमें ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो जो भी टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला दिया जाता है वहां पे आर क्रॉस एफ। तो यही एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या?
अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो वहां से उस पॉइंट की ओर ड्रॉ करो एक पोजीशन वेक्टर आर, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वहां पे आर क्रॉस एफ। अच्छा, अब लिख लेना वहां पे आर क्या है, तो आर जो है, आर वहां पे है पोजीशन वेक्टर, और एफ वहां पे क्या है, एफ है वहां पे फोर्स वेक्टर। अच्छा, वेक्टर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करो। बताओ, ये जो वेक्टर है, जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे, ये भी लिख लो वहां पे कि जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर भी कैसा है, तो लिख लेना वहां पे टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। जैसे ओमेगा क्या था, एक्सियल वेक्टर था, अल्फा क्या था, एक्सियल वेक्टर था। सिमिलरली जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क भी वहां पे क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है। लिखा इतना? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, टॉर्क किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आर और एफ का। अब याद करो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था जब वेक्टर पढ़ा था, कि ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी, जब दो वेक्टर के टेल टू टेल मीट करते थे तो उस टाइम पे स्मॉलर जो एंगल रहता था वही वहां पे थीटा था कि नहीं था। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि वेक्टर सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के, ये तो हमें मालूम है कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं रिजल्ट वहां पे अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होती कि नहीं होती है। अच्छा, इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे, और वहां पे हम करते क्या थे, फोर फिंगर प्लेस करते थे ए पे और कर्ल करते थे बी की ओर, और कर्ल इस तरह से करना है कि पाथ में थीटा मिले। बताओ, फोर फिंगर हम किस पे प्लेस करेंगे, ए पे। अब इसको अगर हम कर्ल करें बी की ओर तो पाथ में थीटा मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर हम फोर फिंगर ऐसे प्लेस कर रहे हैं और कर्ल कर रहे हैं बी की ओर, बताओ पाथ में थीटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बताओ, थंब कहां जा रहा है, थंब जा रहा है अंदर। इसका मतलब है कि ये अगर तुम्हारी एक्स एक्सिस है ये, तो जो वेक्टर सी है उसका डायरेक्शन नेगेटिव जेड है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अच्छा, बी क्रॉस ए की अगर बात करेंगे तो अब क्या करोगे, फोर फिंगर किस पे प्लेस करोगे, बी पे, कर्ल करोगे किसकी ओर, बताओ, बी को अगर कर्ल करोगे ए की ओर तो थंब कहां जाएगा। तो इस केस में अगर हम वेक्टर डी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर डी का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड है कि नहीं है वहां पे। भाई एक है ए, दूसरा है वहां पे बी, तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो अंदर जाएगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, बाहर आएगा। तो वहां पे हमने ये देखा था कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं रिजल्ट एक तो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, जो भी नया वेक्टर निकल के आता है वो ए पे परपेंडिकुलर होता है और साथ में किस पे परपेंडिकुलर होता है, बी पे। तो सेम प्रॉपर्टी अब हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। रखो ना इतना, ये सब वेक्टर में अपन ने पढ़ा था वहां पे। अब ये बताओ मुझे यहां पे, जब भी हम वेक्टर सी की बात करेंगे तो वहां मैंने क्या लिखा है, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जब भी हम वेक्टर सी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पे और साथ में परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो रिजल्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा, बताओ वही रिजल्ट सेम यहां पे भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं एप्लीकेबल होगा। अब कैसे अप्लाई करोगे रिजल्ट को, इतना रब करो ना मैं नीचे वाला। तो अगर इस प्रॉपर्टी को अगर तुम यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो अब तुम क्या बोलोगे वहां पे, टॉर्क किसका क्रॉस प्रोडक्ट है। जब भी हम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो बताओ आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं है।
तो इसका मतलब है कि जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस वेक्टर पे? आर वेक्टर पे, साथ में टॉर्क वहां पे परपेंडिकुलर होगा किस पे? एफ वेक्टर पे। अच्छा, अब इस डायग्राम में देखो रहा, इसको डिफाइन कर दो एक्स एक्सिस, इसको डिफाइन कर दो वाई एक्सिस। जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क आर और एफ पे तो परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल कैसे मिलेगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल मिलता है जब दोनों के टेल टू टेल वहां पे क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। तो यहां पे आर वेक्टर को अगर एक्सटेंड करोगे तो बताओ यही आर और एफ के बीच का एंगल होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम फोर फिंगर किस पे प्लेस करेंगे? आर पे। और किसकी ओर कर्ल करेंगे? तो अब तुम फोर फिंगर प्लेस करो आर पे, कर्ल करो एफ की ओर। बताओ, आर क्रॉस एफ करोगे, थंब कहां चला जाएगा? जो भी थंब रहेगा, थंब हमारा अंदर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे? तो इस केस में हम ये बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जो भी टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, उसका डायरेक्शन यहां पे नेगेटिव जेड है वहां पे। अच्छा, अगर यहां पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देते तो क्या होता? यहां पे तुमने अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया होता तो क्या होता? अबे थीटा क्या चेंज होगा? अगर फोर्स का डायरेक्शन तूने चेंज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा ना एफ। अब ये एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल। अब आर क्रॉस एफ करो जरा। अब फोर फिंगर प्लेस करोगे आर पे, कर्ल करोगे एफ की ओर, तो थंब कहां निकल के आ गया? तो उस केस में टॉर्क का डायरेक्शन बताओ पॉजिटिव जेड होगा कि नहीं होगा वहां पे? फिर देखो वहां पे जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, जैसे मान लो लिख रहे हो ए क्रॉस बी, तो इसको सिंप्लीफाई करने में वेक्टर सी मिलता था। अच्छा, वेक्टर सी को हम क्या लिखते थे? जब ए क्रॉस बी लिखते थे तो वेक्टर सी निकल के आता था और उसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप थी कि नहीं थी? भाई जब ए क्रॉस बी को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो डायरेक्शन एन कैप का होता है वही डायरेक्शन वेक्टर सी का होता है कि नहीं होता है? अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो उसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा लिखी जाती है नहीं लिखी जाती? तो यहां पे अगर हम केवल टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस एफ को हम वहां पे लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। देखो है कि नहीं है? तो जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क को वहां पे लिखोगे आर एफ साइन थीटा। अब बताओ ये आर क्या है और ये एफ क्या है? ये आर हो गया पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एफ वहां पे हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब डायग्राम में देखो, फोर्स किस एक्सिस के अलोंग लग रहा है? एक्स के अलोंग। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस लाइन को यहां पे एक्सटेंड कर दो, तो ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे यहां पे लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग वहां पे क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा वहां पे? ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है कि नहीं? तो जो रेड कलर की मैंने लाइन खींची है उस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है। हमें टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है? ए पॉइंट के अबाउट। तो जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। तो जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है वहां से हमने लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉ कर दिया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको तुम आर डैश बोल दो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो रहा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो साइन थीटा आर डैश, यहां से यहां तक की जो लेंथ थी वो आर थी कि नहीं थी? तो साइन थीटा आर डैश बाय आर है, तो अगले स्टेप में जो भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा आर साइन थीटा, बताओ क्या दे देगा?
आर डैश। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाता है एफ इंटू आर डैश। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन अगर दी होगी आर और एफ की तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और केवल अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स इंटू आर डैश। क्या है? तो आर डैश है वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वहां पे क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे ले रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन से। इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, वहां पे ये भी लिख लो, टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? अगर एसआई सिस्टम में जाओगे तो फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। सीजीएस में जाओगे तो डायन इंटू सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये तो फोर्स का था, डिस्टेंस का एल। तो जो फॉर्मूला बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और बताओ ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क से सिमिलर है कि नहीं? वर्क को भी हम क्या लिखते थे? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे किसका है? टॉर्क का है। अच्छा, फिर एक चीज और देखो यार, अभी यहां पे जब हम आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की ओर। और उससे पहले जब हमने आर क्रॉस एफ किया था तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि टॉर्क को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो या तो पॉजिटिव जेड के अलोंग डायरेक्शन होगा या फिर क्या होगा? तो उसको जब हम टॉर्क लिखेंगे तो साइन भी लेना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो बोल रहा हूं कि एक टॉर्क बाहर की ओर है, दूसरा भी टॉर्क बाहर की ओर है, दोनों क्या होंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि एक टॉर्क बाहर की ओर है, दूसरा टॉर्क अंदर की ओर है, तो अब क्या होगा? दोनों को जब ऐड करोगे तो वो इक्वेशन वहां पे क्या हो रही होगी? सब्ट्रैक्ट हो रही होगी वहां पे। इतना है नहीं समझ में? लिखो इतना वहां पे, रब करो मैं इतना। हाँ, फॉर्मूला है ये, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर नहीं है, आर क्रॉस एफ है। ऐसा क्यों? यानी कैसे आया? अब देखो, एक अगर तुम्हें देखना है, जैसे मैंने यहां पे क्या बोला था, ये तुम्हारी पॉइंट था, यहां से हमने एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ किया था, नहीं ड्रॉ किया था? फोर्स मैंने ऐसे शो किया था। बताओ इस फोर्स के कितने कंपोनेंट थे? ये एंगल कितना बना था वहां पे? ये एंगल थीटा बना था। अब बताओ फोर्स के यहां पे कितने कंपोनेंट बनेंगे? ये बताओ पहले मुझे। जब फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन में क्या होगा? अब बताओ कौन सा फोर्स का कंपोनेंट, ये जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को कौन सा कंपोनेंट रोटेट कराएगा? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब मैंने वहां पे बोला था कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेट कराएगा? एफ साइन थीटा। तो जो टॉर्क रहता है, टॉर्क को हम बोलते हैं टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वो यहां पे क्या हो जाता है? वो हो जाता है एफ साइन थीटा इंटू आर। अब एफ साइन थीटा इंटू आर है तो ये आर क्रॉस एफ भी बन सकता है,
या फिर क्या बन सकता है, दोनों बन सकता है, नहीं बन सकता है, या तो R क्रॉस F या फिर क्या हो गया F क्रॉस R। लेता हूं यहां पे कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो चेक करो जरा, R क्रॉस F करोगे तो क्या मिलेगा, इस तरह से R है कि नहीं, और इस तरह से करो R क्रॉस F, सेंस कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं टॉर्क का कितना, R क्रॉस F। क्लियर है इतना। तो जो फॉर्मूला रहता है बेसिकली वो दिया जाता है R क्रॉस, वहां पे क्या हो गया F, और उसको अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो बन जाएगा RF साइन थीटा, या फिर क्या हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे देखो वहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सिंपल पेंडुलम है, यहां पे इस तरह से शो कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो बॉल का मास m, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी l, तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, बॉल का मास m, लेंथ कितनी l, और कुछ टाइम बाद इसको हमने यहां पे थीटा एंगल से रोटेट कराया। बताओ अगर मैं बॉल को थीटा एंगल से रोटेट कराऊंगा तो बताओ बॉल पे फोर्सेस कौन कौन से होंगे, बॉल को हमने थीटा एंगल से टर्न कराया तो तब इस बॉल पे फोर्सेस कौन कौन से बन रहे होंगे, एक तो बन रहा होगा टेंशन T, दूसरा क्या होगा बताओ, इसके अलावा कोई फोर्स बन रहा है क्या, अबे क्या बोल रहे हो, कौन सा फोर्स लगाया भाई, बॉल को यहां पे लेके गए और छोड़ दिया, जब हम छोड़ देंगे तो बॉल के ऊपर एक तो टेंशन आएगा, दूसरा वहां पे क्या आएगा mg आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा क्या। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, यहां पे है हमारे पास एक पॉइंट A, अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ टेंशन एंड mg, find out the torque of tension and mg about point A। तो हमें टेंशन और mg का टॉर्क बताना है किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट A। अच्छा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखवा है, यहां पे कोई भी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी है क्या, अगर मान लो पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया होता, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया होता, तब तो हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन यूज करते हैं। तो अभी हमें इक्वेशन क्या यूज करनी है, अभी हमें इक्वेशन यूज करनी है टॉर्क की फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही कि नहीं है। टॉर्क किसके अबाउट देख रहे हैं, टॉर्क हम देख रहे हैं पॉइंट के अबाउट, तो सबसे पहले हम किसका टॉर्क देखने जा रहे हैं, सबसे पहले मान लो हम mg का टॉर्क देखने जा रहे हैं, किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट A। अब बताओ फॉर्मूले में जब हम r डैश की बात करते हैं तो r डैश क्या था, लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट तो हमारा A है कि नहीं है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगी mg की वो तो यही होगी कि नहीं होगी, तो जो y एक्सिस के अलोंग लाइन खींचेंगे वो लाइन ऑफ एक्शन है। अब बताओ इस लाइन ऑफ एक्शन का A से यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा कि नहीं होगा। अब टॉर्क को हम क्या लिख दें, टॉर्क को हम लिख दें वहां पे mg इंटू एक्स, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो जो भी साइन थीटा रहेगा वो x अपॉन l के बराबर है कि नहीं, तो जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा वहां पे mgl साइन थीटा। ये किसका टॉर्क है, ये mg का टॉर्क है अबाउट पॉइंट A। अच्छा, जब भी हमने फॉर्मूला यूज किया है तो हमने किसकी बात करी है, हमने बात करी है वहां पे
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अब बताओ अगले स्टेप में हमें किसका टॉर्क कैलकुलेट करना है? टेंशन का। अब देख के बताओ टेंशन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास कर रही है? पॉइंट ए से पास कर रही, नहीं पास कर रही है? अब बताओ लाइन ऑफ एक्शन अगर पॉइंट ए से पास कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो है इसका मतलब है कि अगर हम टेंशन का टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं अबाउट पॉइंट ए तो वो हो जाएगा T इंटू जीरो। तो जो आंसर आएगा, आंसर बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क जीरो होगा अगर फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस केस में टेंशन का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो है और mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए वो mg इंटू एक्स यानी क्या हो गया? mgl साइन थीटा है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट मार्क करो और इस पॉइंट को बोलो B। एक पॉइंट हमने ए लिया है, दूसरा पॉइंट हमने लिया है बी। अच्छा, अगर इसी केस में बोलता कि बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है mg का, तो क्या बोलते हैं? अबे बी पॉइंट के अबाउट भी अगर तुम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं mg का तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते कि नहीं लेते? और बताओ वो x के बराबर होता कि नहीं होता वहां पे? है कि नहीं? तो जब भी हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होगा हमें फॉर्मूला यूज करना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे देखो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है? टॉर्क कैलकुलेट करना है। और मान लो ये हमारी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो बताओ ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? और क्यों बनेगा? क्योंकि ए पॉइंट से इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। तो यहां पे हम बोलेंगे इस फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट क्या बन रहा है? टॉर्क बन रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां पे एक और फोर्स शो किया है तो अब क्या बोलोगे? ये जो एफ डैश फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है? पॉइंट ए से। तो टॉर्क क्या हो गया? जीरो। क्लियर हो इतना? देखो रहा नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे कि ग्राउंड है और ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड से अगर किसी पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करोगे तो पार्टिकल का पाथ उस केस में पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा? किसी टाइम पे ये जो पार्टिकल है बताओ ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा कि नहीं होगा? अब देखो कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg about its point of projection, find out the torque of mg, find out the torque of mg about its point of projection when the particle is at its maximum height। तो हमें क्या करना है? mg का टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये कब कैलकुलेट करना है? जब ये पार्टिकल कहां पे है? मैक्सिमम हाइट पे है। तो अब टॉर्क कितना होगा?
बताओ फॉर्मूला क्या यूज करना है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इनटू, तो टॉर्क हमें किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये कब कैलकुलेट करना है, जब पार्टिकल कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर देखोगे तो mg इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है, तो ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं। अब बताओ ए पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ ऑफ रेंज है कि नहीं है, पूरी रेंज आर होती है, मैक्सिमम हाइट पे डिस्टेंस r/2। और बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था वहां पे v0² sin 2θ अपॉन g। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वहां पे mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा v0² sin 2θ/2g। देखो है कि नहीं इतना वहां पे। आया ना। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, इसका डायरेक्शन क्या है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिखें, पॉजिटिव z लिखें या नेगेटिव z लिखें, क्यों नेगेटिव z, तो उससे क्या हो गया। अब देखो टॉर्क का ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, अब इसको पॉजिटिव z लिखना है या नेगेटिव z लिखना है, तो मैंने क्या लिखवाया था, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है वहां से क्या ड्रॉ कर दो, पोजीशन वेक्टर r। इस डायरेक्शन में क्या हो गया, एंगल कब मिलता है, एंगल मिलता है जब दोनों वेक्टर के, तो ये एंगल है कि नहीं है वहां पे उस टाइम पे r और f के बीच का। अब टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 4 फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो f की ओर, बताओ थंब कहां जाएगा, थंब जाएगा अंदर की ओर। तो इसका मतलब है कि अगर इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या लिखते, माइनस mg तो कैंसिल आउट हो जाता ना, है ना, g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv0² sin 2θ इंटू k कैप। चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहां पे। लिखा इतना, अच्छा फिर से करके देखो जरा, यहां पे हम शो कर रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की कुछ हाइट है, और यहां पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल बिल्डिंग से d डिस्टेंस पे, तो हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। अब t इक्वल्स टू 0 पे हमने पार्टिकल को यहां पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब क्या होगा कुछ टाइम बाद, जैसे ही हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेगा, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी या फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ वेट, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg या फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट पॉइंट ए। तो बताना है पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कितना है,
क्या लिखोगे अब टॉर्क? अबे टी टाइम बाद अगर देखोगे तो फोर्स तो केवल mg होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है? अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है बताओ उसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो टॉर्क यही बनेगा कि नहीं बनेगा? mgd। है इतना? फिर देखो वहां पे मान लो ये बिल्डिंग का टॉप है और बिल्डिंग के टॉप से हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v नॉट। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से हमने किसी पार्टिकल को कैसे थ्रो किया है? हमने थ्रो किया है इसको हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v नॉट। अब लोग कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, find out the torque of gravity about its point of projection at any time t। अबे लिख ले पीछे, क्या लिख रहा है? तेरे को मालूम ही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ तो बोलो कितना आएगा? बताओ जब इसको हम ऐसे थ्रो करेंगे तो इसका पाथ वहां पे पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा वहां पे? फिर अब किसी टाइम पे अगर देखोगे तो पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? किसी टी टाइम पे। अब टी टाइम पे अगर देखोगे तो ये mg होगा कि नहीं होगा? और ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है? अबे हाँ या ना? अच्छा अब इसको अगर तुमने मान लिया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को x एक्सिस और ये क्या हो गई? तो बताओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस होगा बताओ वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा वहां पे? अगर किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच रहा है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? तो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? x कोऑर्डिनेट का मतलब होगा उस टाइम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ टॉर्क को क्या लिखोगे? टॉर्क को यही लिखोगे, लिखोगे mg इंटू एक्स। और हमें मालूम है जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो जो x कोऑर्डिनेट रहता है उसका फॉर्मूला था वहां पे v नॉट इंटू टी। याद है? ये इक्वेशन कहां से आई थी? ये इक्वेशन आई थी x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस v नॉट एक्स टी प्लस क्या था? हाफ एक्स। इनिशियली x कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट टाइम t, x के अलोंग एक्सेलरेशन 0। तो t टाइम बाद जो कोऑर्डिनेट आता है x वो यही आता है कि नहीं आता है? v नॉट इंटू टी। लिखा है इतना? रब करें? क्या कर दूं ना? लिखा? अब क्या करो वहां पे इस तरह से एक इंक्लाइंड शो करेगा। रब कर दूं ना मैं? यहां पे एक इंक्लाइंड का एंगल थीटा। अब इस इंक्लाइंड पे हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल को लाके प्लेस कर रहे हैं। अब लोगों को कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg अबाउट, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताओ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं? तो हमें mg का टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट के अबाउट हमें क्या कैलकुलेट करना है? उस पॉइंट के अबाउट हमें वहां पे टॉर्क कैलकुलेट करना है। कितना आएगा? बॉल का कुछ मान लो ना, मास m रेडियस r, क्यों नहीं दिया होगा? यहां मान लो बॉल का मास m, रेडियस कितना? बॉल का डायमेंशन ही नहीं होगा तो फिर हम टॉर्क की कैसे बात करेंगे? फिर देखो mg sin थीटा इंटू आर आएगा कि नहीं आएगा? भाई mg को जब हम रिजॉल्व करते तो याद है एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड आता है कि नहीं आता है? mg sin थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या आता था? mg का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आता है कि नहीं आता है? बताओ mg cos थीटा की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रही नहीं पास कर रही है? तो mg cos थीटा का टॉर्क तो क्या हो गया? 0। mg sin थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? इस पॉइंट को बोल दो P। तो हम बोल सकते हैं कि P पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है उसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा इंटू आर। तो ये mg का टॉर्क है अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ध्यान है इन सभी केस में हमने टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट किया है? पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया है। फिर देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं x एक्सिस, यहां पे शो कर रहे हैं y एक्सिस, यहां पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3। हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और जो भी फोर्स है उसकी इक्वेशन दी है 4i कैप प्लस 5j कैप। समझ में? जो भी फोर्स है फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप और ये किस पॉइंट पे लग रहा है? ये लग रहा है अबाउट पॉइंट और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2,3। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। अब कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन। तो बताना है ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कितना है। कैसे? वहां से सबसे पहले क्या किया? देखो टॉर्क हमें किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है अबाउट ओरिजिन। तो जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होगा पहले वहां से यहां पे एक
पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, नहीं ड्रॉ करोगे? अच्छा, अब ये जो पोजीशन वेक्टर तुमने लिखा है आर, तो इसको आर को अब क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप लिखोगे, नहीं लिखोगे? फोर्स तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है वहां पे 4i कैप प्लस 5j कैप। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, ध्यान ना, आर क्रॉस एफ करना है, तो यहां पे लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस क्या होगा? 4i कैप प्लस 5j कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो वहां पे। तो जब आर और एफ दिया होगा वेक्टर फॉर्म में, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर क्रॉस एफ का। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, तो कितना हो गया? 10 के कैप माइनस 12 के कैप माइनस, चेक करो आ रहा है ना इतना सबका, -2 के कैप। लिखा है इतना? फिर यहां पे देखो, ये x ये y, यहां पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,2 है। हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4,2। यहां पे एक और पॉइंट है b, और इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,8। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट क्या है? बी। अच्छा, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, बी पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और फोर्स की इक्वेशन दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? बी पे। हो सकता है फोर्स ए पे भी लग सकता था। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ए, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ए। तो इस फोर्स का हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ए। कितना? -26 के कैप। क्या करोगे यहां पे? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है वहां से हम क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमें ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो हम ए से बी की ओर एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करेंगे, नहीं ड्रॉ करेंगे? अब सबसे पहले हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो कैसे मिलेगी? ओरिजिन से ए को ज्वाइन करो और एक वेक्टर लिखो आर ए, ओरिजिन से बी को ज्वाइन करो और एक और वेक्टर लिखो आर बी। बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट होगा? आर बी रिजल्टेंट है कि नहीं है? तो बेसिकली तुम लिख सकते हो कि आर बी किसका रिजल्टेंट है? याद है कि नहीं याद है? एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करेगा, तो जब फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो वो रिजल्टेंट होता है। अच्छा, आर बी को क्या लिख सकते हो? आर बी को लिख सकते हो 2i कैप प्लस 8j कैप। आर ए को क्या लिख सकते हो? आर ए को लिख सकते हो 4i कैप प्लस 2
जे कैप प्लस आर वेक्टर। तो चेक कर लो, जो भी आर वेक्टर होगा वो हो जाएगा -2 i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया 6j कैप। देखो चेक करो ये बन रहा है नहीं बन रहा है, -2 i कैप प्लस वहां पे क्या हो गया 6j कैप, बना इतना। अब बताओ R मालूम है, F मालूम है, तो टॉर्क को क्या लिखोगे, टॉर्क को लिखोगे वहां पे R क्रॉस, अब कुछ नहीं, यहां पे केवल क्रॉस प्रोडक्ट लेने आना चाहिए वहां पे, I क्रॉस I 0, I क्रॉस J K, तो वहां पे क्या हो जाएगा -12 K कैप प्लस J क्रॉस I माइनस, तो वहां पे हो जाएगा -18 K कैप, -8 क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 4। अब यहां पे चेक कर लो तो रिजल्ट आ जाएगा -26 K कैप। और ध्यान, रिसेंटली क्वेश्चन आया है टॉर्क पे, वहां पे R और F दिया था, वेक्टर का क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें 4-5 ऑप्शन थे, तो उसमें एक ऑप्शन टॉर्क का भी था वहां पे। इतनी चीज क्लियर हुई। तो अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो या तो हम फॉर्मूला क्या यूज करें, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये ध्यान रखना है जो भी टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी हम ऐड करेंगे तो वहां पे हमें साइन क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस।